वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम के इस हिस्से में। जैसा कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले तीनों मेहमानों का तारुफ करवा दिया था, मुझे तीनों मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं, तीनों को वेलकम करूंगी। सबसे पहले बासित साहब की तरफ आती हूँ। करने साहब, क्या देख रहे हैं सिक्योरिटी के हवाले से? थ्रेट्स तो मौजूद हैं, डायरेक्टली जो है ट्रम्प साहब वो थ्रेटनिंग स्टेटमेंट्स तो दे ही रहे हैं, साथ साथ उनको ब्रीफिंग्स भी दी जा रही है। ईरान को लेके आप क्या समझे? जैसे 2025 जून में ईरान स्ट्रॉन्ग था, कि अभी भी वैसे स्ट्रॉन्ग है? स्टैंड तो वो कर जाएगा, 8 साल की उसकी वॉर हिस्ट्री हमारे सामने है, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग है दिफाई लिहाज से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जी, आपने मुझे इनवाइट किया। ईरान की सूरत हाल जो है वो हमें इस चीज़ से अंदाज़ा लगाना चाहिए कि जब 2025 में अमेरिका ने और इज़राइल ने भी अमेरिका के ऊपर ईरान के ऊपर हमले किए थे, उसके बावजूद भी ईरान के पास कैपेबिलिटी मौजूद थी कि जिसको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इज़राइल के ख़िलाफ़ स्ट्राइक बैक भी किया था। नो डाउट। तो अगर ये उस वक़्त ये सब कुछ होने के बावजूद कर सके, तो उसके बाद जब ये इतनी बड़के मार चुके हैं ट्रंप साहब और सारा कुछ, और ईरान खामोश तो नहीं बैठा, और चाइना की तरफ से भी चैलेंज कर दिया उसने, क्या कर लें अगर आपने। चाइना की तरफ से भी हमें जो है वो 8-10 दिन पहले आई थी खबर कि उसने भी ये कहा है कि अगर ईरान के ऊपर अमेरिका का हमला होता है तो चाइना पूरे तरीके के ऊपर इक्विपमेंट, आर्म्स और जो अपनी साइबर है उन तमाम तरीकों से ईरान की भरपूर मदद करेगा। तो अब ये तो देखने की बात है कि अब जो बेल्ट एंड रोड उनका इनिशिएटिव जो है उसमें ईरान एक बहुत कलीदी मुकाम रखता है पाकिस्तान के CPEC और इन तमाम चीज़ों के साथ साथ। तो अभी जो लास्ट उनकी अफगानिस्तान के अंदर हुई थी, ईरान ये तो नहीं चाहेगा कि, या चाइना ये तो नहीं चाहेगा कि ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका जो है वो उसे बिल्कुल एक इजी टारगेट के तौर पर लेके ख़त्म कर दे। तो मैं बिल्कुल नहीं समझता कि ईरान इतना तरने वाला अमेरिका के लिए साबित होगा। और जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान को तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है, बिकॉज़ उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है अमेरिका का, या फॉरेन सेक्रेटरी जो है, उसने तो बातों बातों में बात करते हुए ये भी कह दिया था कि उसके बाद बलूचिस्तान, और ये स्पेसिफाई नहीं किया था कि ईरानियन बलूचिस्तान है सिर्फ या पाकिस्तानी बलूचिस्तान भी है। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है ईरानियन बलूचिस्तान का, उसके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तानी बलूचिस्तान में तो जो अमेरिका का इंटरेस्ट है वो हम सबको पता है कि जो इस वक्त मिनरल्स के हवाले से और बाकी सब चीज़ों के हवाले से अमेरिका सब कुछ कर रहा है और करना चाह रहा है पाकिस्तान के साथ। तो हमें बिल्कुल किसी सूरत में भी कॉम्प्लिसेंट नहीं होना चाहिए कि अमेरिका का हदफ जो है वो सिर्फ ईरान तक ही महदूद रहेगा। और हमें इस चीज़ के ऊपर पूरे तरीके पर यह ख्याल करना चाहिए कि हमें हर तरीके से प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि अगर किसी किस्म की मिस एडवेंचर पाकिस्तान या पाकिस्तानी बलूचिस्तान की तरफ होती है तो उसमें हमने क्या करना है। तो ये तो एक सूरत हाल है, लेकिन ये ख्याल रहे कि दुनिया सारी की सारी खामोश नहीं है। ठीक है, अमेरिका का जो उधर वेनेजुएला का खिलाफ हुआ है एक्शन, उसके बाद भी चाइना ने अपने एक्शन भी पूरे किए हैं। चाइना की अपनी जो ऑयल की लाइन है वो काफ़ी हद तक कंप्रोमाइज़ हुई है, उन्होंने भी अपने इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो अगर वहाँ उन्होंने लिए हैं तो आपका क्या ख्याल है ईरान जो कि बिल्कुल उसके नज़दीक आ गया है, उसके लिए उन्होंने कोई और एक्शन किसी किस्म का नहीं किया होगा? तो मेरा नहीं ख्याल है कि अमेरिका इतनी आसानी के साथ जो है वो ईरान के ऊपर हमला करेगा। एक दूसरा एंगल भी है कि जब चाइना ने आज ये जो अमेरिका ने अनाउंस किया था कि जो ईरान से तिजारत करने वाले ममालिक हैं उन पे मजीद पाबंदी है, तो इस पे भी चाइना ने बड़ा ठीक ठाक 25% उसने जो है वो आज उस पे भी रिएक्शन आया है चाइना की तरफ से। तो चाइना ने उसके खिलाफ और भी काफ़ी कुछ किया है। उसने जो है ये जो ब्रिक्स ममालिक हैं उन सबको साथ मिलाकर जो अमेरिका का जो स्विफ्ट सिस्टम है इंटरनेशनल ट्रेड में जो ट्रांसफ़र का फंड्स के, उसके मुकाबले पर अपना सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, जो कि कहा जाता है कि 97% चीपर है अमेरिका का जो सिस्टम है उसके मुकाबले में। अच्छा। और उसमें जो ब्रिक्स वाले भी, और साथ उन्होंने कहा है कि जो वेनेजुएला में अमेरिका के एक्शन की जिन्होंने हिमायत नहीं की, हम उन सबको इसकी वो देंगे परमिशन कि वो इस सिस्टम को इस्तेमाल करें। अच्छा, ग्रेट। चलें नज़ीर हुसैन साहब से जान लेते हैं। नज़ीर हुसैन साहब, मैंने अपने इंट्रो में बताया था कि अमरीकी मीडिया के मुताबिक वो ये क्लेम कर रहे हैं कि महकमा दिफा के 2 ओहदेदारान हैं
जिन्होंने नाम ना जाहिर करने की शर्त पे बताया कि ईरान के खिलाफ फिजाई ताकत और तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल किसी भी मुमकिन फौजी रद्द-ए-अमल के लिए मरकजी हैसियत रखते हैं। सर, अमेरिका क्या कोई काइनेटिक तरीका इस्तेमाल करेगा आपके ख्याल में? अगर ऐसा होता है, वो ईरान के मद्दे मुकाबिला आके खड़ा होता है, ये बहुत अहम क्वेश्चन है क्योंकि बूट्स ऑन ग्राउंड तो पॉसिबल ही नहीं है इस वक्त ईरान के साथ अमेरिका का। आप देख रहे हैं कोई डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में जाएगा अमेरिका ईरान के साथ, या वाया इजराइल जैसे लास्ट ईयर भी हमने देखा था, इस तरह की कोई सूरत हाल हो सकती है? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो ये फैसला कर लें कि अमेरिका का ऑब्जेक्टिव क्या है ईरान में। अगर उनका ऑब्जेक्टिव न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, वो तो पिछली दफा जब ये सिचुएशन आई तो उन्होंने खुद कहा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, कि हमने ऑब्लिटरेट कर दिया है या हमने तबाह कर दिया उसको। सर, अब की दफा है ना रजीम चेंज करना चाह रहे हैं वो वहां पे। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, अगर रजीम चेंज है तो किस पर्पस के लिए है? क्या उनको इस रजीम का चेहरा नहीं पसंद? कोई पर्पस होगा ना, ये तो कोई ऑब्जेक्टिव ना हुआ कि रजीम चेंज करें। रजीम दो ही ऑब्जेक्टिव हो सकती है। मैं अगर मुझे कहने दें, एक तो न्यूक्लियर प्रोग्राम होगा और दूसरा कि इजराइल की सेफ्टी और सिक्योरिटी होगी। तो पिछली जंग में जो कुछ इजराइल के साथ हुआ वो अमेरिका को भी पता है, इजराइल को भी पता है और हम सबको पता है। न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर ईरान ने उनको ऑफर किया है कि हम बातचीत करने को तैयार हैं। और JCPOA जो था वो तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद कैंसिल किया था। तो अब अगर वो एग्रीमेंट भी कैंसिल किया और इस पे हमला भी कर चुके हैं पिछले 2025 में और दावा भी कर चुके हैं कि हम तबाह कर चुके हैं, तो फिर वजह क्या है उसकी? बड़ी सिंपल सी वजह है कि वेनेजुएला की इस मिस एडवेंचर के बाद अमेरिका के ऊपर बहुत जैसे कहते हैं तनकीद हुई है और उनका अपना केस जो है ग्लोबल लेवल पे बहुत कमजोर हो चुका हुआ है। पूरा यूरोप इस मुश्किल में फंस गया है कि उनका साथ दे या ना दे। तो मुझे तो साफ नजर आ रहा है कि ये वेनेजुएला से तवज्जो हटाने की एक तरीकाकार है, वरना ऑल ऑफ ए सडन रजीम चेंज करके क्या करेंगे ये? एक बात। नंबर 2, आपने रजीम चेंज की थी इराक में, क्या बना इराक का? कितने साल तक अमेरिका फंसा रहा और आखिर में जो शाम की भी एग्जांपल है हमारे सामने, शाम की भी एग्जांपल है। अच्छा, और पड़ोस में देख लें अफगानिस्तान 20 साल लगा रहा और लाखों फौजी नेटो के और अपने उन्होंने वहां पर झोंक दिए। $1.3 ट्रिलियन खर्चा हुआ और आखिर में वही तालिबान जिनके साथ 20 साल लड़ते रहे और वही उनके हवाले करके हुकूमत चले गए। और वो जो है तालिबान, वो अमेरिका को एक अड्डा देने को तैयार नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल के ऐसी कोई सिचुएशन होगी। ये सिर्फ वेनेजुएला पे तवज्जो हटाने के लिए, और दूसरा ये कि इजराइल का ऑब्जेक्टिव ये है कि ईरान में ये रजीम चेंज हो, इस रजीम की जगह के ऊपर एक उनकी अपनी पसंदीदा हुकूमत आए। और वो जो पसंदीदा हुकूमत है उसके 2 ऑब्जेक्टिव हैं, ये मैं अर्ज करता हूँ। एक, वेनेजुएला के बाद तीसरा बड़ा जखीरा तेल का और गैस का, तीसरा या चौथा बड़ा जखीरा वो ईरान के पास है। तो उनकी नजरें ईरान के तेल के ऊपर है, ईरान की गैस के ऊपर है। और ये भी जो लेटेस्ट खबर नहीं है, यह सर्वे जो हुआ है वो ये कहता है कि उनके पास जिसे कहते हैं क्रिटिकल मिनरल्स अब जो ईरान में बहुत है और वो उनकी रसाई चाहते हैं। तो ये 3 हो गए, मिनरल्स हो गए, गैस हो गए और फिर उनकी ऑयल रिजर्व्स हो गए। तो वो चाह रहे हैं कि उनकी मर्जी की आ जाए। अब बात यह है कि अब आप रजीम चेंज करके किसको लाएंगे? एक भी लीडर नहीं है इस वक्त। या तो सर वहां लीडर नहीं है, लेकिन बाहर तो ऑप्शंस में रजा शाह पहलवी की फैमिली डिस्कशन में है ना। मैं अर्ज कर देता हूँ, ये बहुत डिस्कस हो चुका है। रजा शाह पहलवी पिछले 40 साल से ईरान नहीं आए। पिछले 1 साल से इजराइल उसकी प्रोफाइल बिल्ड कर रहा है, 1 साल, सिर्फ 1 साल से।
दुरुस्त। और 1 साल से पहले नहीं था ये। चूंकि ये झगड़ा ही अभी ट्रंप के दोबारा आने के बाद शुरू हुआ, बाइडेन के दिनों में ये नहीं था। जी। अब बात ये है कि ईरान के अंदर पहलवी खानदान की वो जड़ें मजबूत नहीं है जो पहले हुआ करती थी। अब ये ठीक है। तीसरी जनरेशन आ गई है, 40 साल हो गए हैं, एक जनरेशन गई, दूसरी जनरेशन इस वक्त जो है उनको पहलवी खानदान से कोई जरूरत नहीं है। तीसरी बात, अगर आप ये मैं संजीदा बात कर रहा हूँ, जी जी ठीक है। अगर ईरानी हुकूमत के अंदर फूट पड़ती है, जो एलीट स्प्लिट होती है, फिर आपको यहीं से कोई ना कोई लीडर मिलेगा। अब ओके। ये देखना हम सबका हमें चाहिए कि ईरान के अंदर से कौन सा फैक्शन उनके खिलाफ खड़ा होगा। आज तक कोई नहीं खड़ा हुआ। दुरुस्त। ये जो भी कुछ हो रहा है इसके ऊपर, मेरा तो ख्याल में इसकी जो हालात भी बदलना शुरू हो जाएंगे और चंद दिनों में। ये नफसियाती दौर का फेज है। जो कुछ प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा, जो जेडी वॉर्स ने कहा, जो बाकी लोग कह रहे हैं, ये अभी नफसियाती वॉर चल रही है। तो अगले 2-4 दिन में आपके सामने आ जाएगा कि ये रजीम अपने आप को सस्टेन करती है नहीं करती, मेरा अपना ख्याल है। अब जहाँ पर आपने पहले सवाल पूछा था पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान का तो कोई रोल उसमें ऐसा सच नहीं है। हमें रेफ्यूजी का खतरा है, कोई रेफ्यूजी बहुत आएंगे, उनके बलूचिस्तान के थ्रू आएंगे, हमारे पड़ोस में एक डिस्टर्बेंस होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल जो है वो, जिस अभी जनरल साहब पहले कह चुके हैं और ब्रिगेडियर साहब भी कह चुके हैं कि वो बलूचिस्तान में करेंगे नहीं करेंगे, अमेरिका नहीं करेगा। उसकी वजह सिंपल ये है कि पाकिस्तान ने कोई ऐसी हरकत नहीं की, हरकत नेगेटिव लफ्ज है, कोई ऐसी बात नहीं की कि हम इजराइल के निशाने पर हों या हम अमेरिका के निशाने पर हों। लेकिन एक बात जरूर है कि इजराइल कोशिश करेगा इस क्राइसिस को और इस कॉन्फ्लिक्ट को जिसे कहते हैं बढ़ावा देने में, ताकि हिंदुस्तान शामिल हो जाए। तो हमें अपने दोनों बॉर्डर्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए हिंदुस्तान के साथ। बाकी मेरा अपना ख्याल है कि अभी ओपनिंग शॉट्स है, अभी टाइम लगेगा सूरत हाल को क्लियर होने में। सूरत हाल को क्लियर होने में टाइम लगेगा। ब्रिगेडियर साहब, सर इस वक्त सिचुएशन को देख के 2 मुल्क हमारे जहन में आते हैं, एक तो शाम है, एक लिबिया है। इन दोनों ममालिक में मुजाहिरीन को बचाने के लिए यूरोप और अमेरिका ने मुदाखलत की थी, जिसकी रीज़न थी रजीम चेंज, और रजीम चेंज उन्होंने करवाया और अभी से बर्बादी नज़र आ रही है वहाँ पे, और कुछ नहीं है। अब अगर ईरान के हालात को देखें, इस वक्त का ईरान आइडियोलॉजी, आबादी और ताकत में शाम और लिबिया से सर बहुत मुख्तलिफ है। लेकिन ये भी सच है अपनी जगह कि ईरान आज से चंद साल पहले जो था, या लास्ट जून में जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इजराइल वर्सेस ईरान की अभी वो ताकत भी नहीं रही है। तो क्या देखते हैं, अमेरिका का क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, जैसे अभी नजीर साहब ने कहा, इस सब के पीछे? बात यह है कि ईरान को पिछले साल हमला हुआ, उसमें उनकी एयरफोर्स वो फिजाइया उनकी जो थी वो ईरानी फिजाओं से गायब हो गई थी। टोटल आ गई थी इजराइल और अमेरिका के पास। तो फौजी तवाज़ुन में इस कदर ज्यादा फर्क है, और अमेरिका का पल्ला इतना भारी है कि अगर वो चाहें तो वो फौजी कार्रवाई कर सकते हैं कामयाबी के साथ, और उनके पास इस किस्म के वसाइल मौजूद हैं। खास तौर पे उनकी जो 18वीं छाता बरदार और हवा बरदार जो हेलीकॉप्टरों से उनके जो फोर्सेस हैं और हवाई जहाजों के उनकी डिविजन्स हैं, वो तो लैंड कर सकती हैं। रैपिड डिप्लॉयमेंट फोर्स उनकी है सेंटकॉम की जी, वो आ सकती है, जिससे वो इराक में आई थी। 24 घंटे के अंदर कंसंट्रेशन हो सकती है और वो ईरान के जो कलीदी मकामात हैं उन पर कब्जा कर सकते हैं। ये तो बस फौजी नुक्ते नजर से बात है, लेकिन फिर मेरा ख्याल है कि वो काफी सोचेंगे इस किस्म की कार्रवाई करने से पहले, क्योंकि ज्यादा एहतमाल ये है कि फिर एक लंबी प्रोट्रैक्टेड वॉर शुरू हो जाएगी, जिसमें ईरानियन फोर्सेस जो हैं वो, जब आपके पास मुकाबले की फौजी ताकत नहीं है तो फिर आपके पास ऑप्शन गेरिल्ला वॉर का, बिल्कुल जैसे अफगानिस्तान में हुआ। रूस आया तो उन्होंने 10 साल गुरिल्ला वॉर लड़ी, जिसके नतीजे में रूस टूट गया।
फिर अमेरिका धमका, इसके खिलाफ 20 साल की मज़ाहमत रही और बड़ा नुकसान हुआ। 150-200 के करीब अमेरिकन जहाज गिरे, काफी उनकी कैजुअल्टीज भी 4-4,500 हुई। तो ये आसान नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि दुनिया की बड़ी ताकतें इस वक्त जो खामोश हैं, ये खामोशी वो तूफान से पहले वाला सुकून होता है समंदर की सतह पर, वो खामोशी होती है, ये वो भी हो सकती है। वो चाहेंगे कि अमेरिका आकर ईरान में फंस जाए, और वो चाहेंगे कि जिस तरह रूस के साथ कार्रवाई हुई थी इस तरह अमेरिका के वसाइल यहाँ पे लगते चले जाएं। अमेरिका का फौजी बजट $1 ट्रिलियन के करीब है, और इसको ट्रंप ने बयान दिया था कि इसको हम $1.5 ट्रिलियन तक ले जाना चाहते हैं। वो इतना ज्यादा अपने फौजी बजट में इजाफा करना चाहते हैं। लेकिन अगर इस तरह जंगों में उलझ गए तो फिर इस किस्म की जंगें जो हैं, ये पूरा जो इलाका है ईरान के इर्द गिर्द, ये इसमें इस किस्म का बहरान आ जाएगा, और पाकिस्तान को भी उसके बारे में बहुत कुछ सोचना होगा और कोशिश करनी चाहिए कि ये जो मामलात हैं ये सफारतकारी के साथ ये किसी कोई एक खामोश तस्वीर हो जाए बगैर लड़ाई किए, और कोई सियासी हल इसका निकल आए, वरना बड़ी तबाही होगी, और उसमें तबाही में अमेरिका का भी बहुत नुकसान होगा। ये एक वाज़ेह बात है। पाकिस्तान ने अच्छा किया कि न्यूक्लियर ताकत हासिल कर ली, क्योंकि इस वक्त दुनिया के अंदर जो अमेरिका की ज़बरदस्तियाँ जारी हैं, उससे तो पाकिस्तान का फैसला था कि एटमी ताकत हासिल करनी है, उस फैसले की तौसीक हो गई, और जिन्होंने नहीं किया उनकी कमजोरी सारी दुनिया के सामने वाज़ेह है। बड़ी ताकतें जब चाहें आकर रेजीम चेंज कर सकते हैं या कब्जा कर सकते हैं, बिल्कुल सीधी साधा, जैसे सीधा साधा कब्जा किया है अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर। उनकी सारी दौलत जो है वो अपने तसर्रुफ में ले ली है, और कहा है कि इसके सारे फैसले सौदे जो हैं वो हमारी वसातत से होंगे, हम यहाँ पर उनके तेल का फैसला करेंगे, किसको बेचना है किसको नहीं बेचना है और किस कीमत पे बेचना है। ईरान भी वसाइल से मालामाल है, पाकिस्तान भी वसाइल से मालामाल है। तो ये वो पुरानी बात है, तकदीर के काजी का ये अटल फैसला है कि मर्गे मुफाजात मिलेगी अगर आपने कमजोरी दिखाई और अपनी ताकत को बढ़ाया नहीं। तो वो तमाम दानिश जो हमेशा कहते रहते हैं कि फौज पे बजट कम करो और फौज पे खर्चा नहीं होना चाहिए, और फौज के इस्तेमाल से किसी मसले का हल नहीं होता, फौज किसी मसले का नहीं होती। तो ये देखें आपके सामने दुनिया में क्या हो रहा है, फौज अमेरिका के मसलों का हल है या नहीं सबको पता लग रहा है। तो ये हमारी जो दानिशवरिया है उसको अपने ख्यालात अपने ख्यालात में नजर डालनी चाहिए। लम्हे फिक्रिया है सारी दुनिया के सामने, सरवरी सिर्फ उसी कौम के पास है, खुद मुख्तारी, जिनके पास अपना दिफा करने के लिए वसाइल भी हैं, ताकत भी है और ट्रेनिंग भी है। ठीक हो गया। तो पाकिस्तान इस मामले में इस इलाके में कम से कम अपनी इस्तेदाद दिखा चुका है, और पाकिस्तान इतना ताकत वाला नहीं है, ना हमारे अंदर के हालात ऐसे हैं। अंदर के लोगों को भी, जो पाकिस्तान की अवाम है, उनके लिए भी लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि जब आप धर्मों और जलूसों और तोड़ फोड़ को अपना शिआर बना लें और इसका एक लामुतनाही सिलसिला शुरू हो जाए, तो उससे भी कौमों को बहुत नुकसान होता है। दुरुस्त कह रहे हैं। और जब इसी तरह आप देखें कि मुगलिया सल्तनत के आखिर में आपस में दस्तों गिरेबान थे सारे, छोटी छोटी रियासतों में खुद मुख्तारी के अलम उठा लिए, और जगह जगह नए राज्य बन गए थे। जैसे सिखों में पंजाब में आए, रंजीत सिंह की हुकूमत कायम हो गई। इसी तरह बंगाल के अंदर अली कुली और अली वर्दी खान ने अपनी हुकूमत बना ली और टैक्स देना बंद कर दिया। तो इस किस्म की सूरत हाल जहाँ अपने अंदर बगावतें हो जाए और सियासत का तरीक़ेकार ही जलसा जुलूस, धरना और तोड़ फोड़ और इंतशार हो जाए, वो मुल्क कमजोर हो जाते हैं। और ऐसी कमजोरी में इसको फौज की ताकत भी इसको संभाल नहीं सकती। जिन मुल्कों के अंदर इंतशार एक रिवाज बन जाए,
वहाँ फौज के हाथ भी बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक तो है ब्रिगेडियर अंदरूनी साहब इत्तेहाद इस जी, वक्त अंदरूनी इत्तेहाद ईरान के लिए बहुत जरूरी ज़रूरी है। है। ब्रिगेडियर साहब आपको पॉइंट आ गया। करने साहब की तरफ आते हो। करने साहब, क्या ईरानी अवाम और नौजवान इस बार रजीम चेंज के साथ खड़े होंगे? वो चाहेंगे उनकी मौजूदा रजीम चेंज हो जाए? क्योंकि जैसे बात करें ब्रिगेडियर साहब के अंदरूनी बगावत भी कोई हो सकती है। फिलहाल तो बगावत ही इसको कंसिडर किया जाए, जो एहतजाज किए जा रहे हैं महंगाई के खिलाफ और इस सब के खिलाफ। लेकिन ये भी हो सकता है कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए ये अपने मुल्क के साथ भी खड़े, मौजूदा रजीम के साथ भी खड़े होंगे। अगर बैरूनी मुदाखलत होती है तो आपके ख्याल में, अगर बैरूनी मुदाखलत होती है तो कोई रजीम चेंज होता देख रहे हैं, या अपने रजीम के साथ खड़े हो जाएंगे ये लोग? देखिए, आपने बड़ा एक इम्पोर्टेंट सवाल उठाया है। बात सबसे पहली जो समझने की है वो ये है कि क्या इस वक्त जो ईरान के अंदर रिपोर्ट हो रही है अपराइजिंग, वो इंडिजिनस है या फॉरेन स्पॉन्सर्ड है? ठीक है। बिकॉज जो हालात ईरान के हैं उसके अंदर कोई इंडिजिनस किस्म की मूवमेंट का जो है वो कोई इशारा नहीं मिल रहा था, और ये सारे का सारा जो है ये बाहर से ओवर रिपोर्ट होकर सबका सब जो है वो सामने आया है। ठीक है। और इसको जो है वो एक मिसाल बनाकर ईरान की हुकूमत के ख़िलाफ़ सारी की सारी कार्रवाई जो अमेरिका ने और बाकी लोगों ने जो प्रोपेगेंडा के हवाले से शुरू की है, तो सबसे पहले तो इस चीज़ के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है कि क्या वाकई ईरान के अवाम जो है वो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए हैं, और उस बड़ी तादाद में उठ खड़े हुए हैं कि जो कि उनके लिए परेशानी का बायस बन सकती है। अगर तो ये है तो फिर लम्हा फ़िक्रिया है, मेरे ख्याल में नहीं है। मेरे ख्याल में ये बहुत ही जो जिनको फॉरेन फंडेड कहा जाता है, वो उस फंडिंग के नतीजा में एक लिमिटेड किस्म की काविश थी जो कि हुई है, और ये अब देखने की बात है कि ये किस हद तक चलती है। वरना जिस किस्म की सपोर्ट जो है वो ईरान की हुकूमत को हासिल है, जितने उनके इलेक्शंस और बाकी सब चीज़ों में नज़र आई है, मेरा नहीं ख्याल है कि ये यकायक ओवरनाइट इस किस्म की तब्दीली कोई आई हो। ठीक है। नज़ीर हुसैन साहब, सर इस वक्त दुनिया में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसके जो तारीख हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं बताती। कुछ चीज़ें आपने हाईलाइट कर दी हैं, कुछ नई नई चीज़ें, नई नई तब्दीलियां होती जा रही हैं, मतलब उसके बारे में तो तारीख है ही नहीं है। एक नया माहौल है, नई दुनिया लगती है। ट्रम्प स्टैंड लेना चाह रहे हैं वहाँ की आवाम के लिए, बज़ाहिर ऐसा लगता है। लेकिन ट्रम्प स्टैंड लेना क्यों चाह रहे हैं? उनका तो स्टैंड लेना नहीं बनता, एक दूसरा मुल्क है, उनकी अपनी आवाम के साथ अगर कोई इश्यूज हैं तो वहाँ के रजीम जो है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो उसको सॉर्ट आउट कर लेगी। हमारे मुल्क में भी एहतजाज होते हैं, हमारे मुल्क में भी तोड़ फोड़ होती है, लेकिन हम भी, हमारी गवर्नमेंट जो है वो उसको जैसे भी है, हमारी सिक्योरिटीज़ है उसको जैसे भी करके कंट्रोल करती हैं। बैरूनी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं होगी। जैसे कि अफगानिस्तान की तरफ से भारत की गोद में बैठ के हमारे अंदरूनी मामला एक स्टेटमेंट दी गई थी, तो हमने मुंह तोड़ जवाब दिया था उस स्टेटमेंट का। अमेरिका क्यों करना चाह रहा है? देखें, दो केस आपके सामने हैं, वेनेजुएला का और ईरान का। ईरान का तो पुराना केस है। उसका जो एक नुक्ता था जिसके ऊपर अमेरिका को परेशानी थी और इजराइल को भी परेशानी थी और है भी, वो था उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम। वो इस वक्त मेरे ख्याल में फोर फ्रंट पे नहीं है। अगर है तो वो खुद कह चुके हैं कि हम उसको तबाह कर चुके हैं। तो उनका केस, अमेरिका का केस बिल्कुल फ्रैंकली बहुत कमजोर है उसके ऊपर, और भी कमजोर हो गया जब ईरान ने कहा कि हम इसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। पिछली दफा भी जून में इन्होंने बातचीत शुरू की हुई थी ओमान के अंदर, दोनों डेलीगेशन बैठे हुए थे, और वो इजराइल की प्रेशर के ऊपर अमेरिका ने जो कार्रवाई की वो इजराइल के प्रेशर के ऊपर की। इजराइल को ये डर है कि ऐसा ना हो कि अमेरिका नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठ के ईरान के साथ कोई इसको रिजॉल्व कर ले, इसके लिए इजराइल को परेशानी है। अब बाकी जो आपने जिस तरह इशारा किया वेनेजुएला का, वो इशू भी 15 साल पुराना है। वो ड्रग का इशू नहीं था, वो बेसिक इशू तीन चीजें हैं उसके अंदर। रशिया वेनेजुएला में बैठा हुआ है, चाइना वेनेजुएला से तेल लेता है, और ईरान की प्रेजेंस भी वेनेजुएला में थी और अब भी है। अब चाइना जो है, जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, जिसको हम लैटिन अमेरिका भी कहते हैं, उस पूरे इलाके में चाइना की जो पेनिट्रेशन है वो काफी वाइड और डीप है। अब अमेरिका को ये खदशा हो चुका है
कि यूरोप उनके हाथ से चला गया, क्योंकि रशिया वहां पर कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट के अंदर भी कोई इतनी बड़ी उनको कामयाबी फिलहाल नजर नहीं आई, तो वो अपने नेबरहुड को, जिसे कहते हैं नियर अब्रॉड, नेबरहुड को सिक्योर करना चाह रहे हैं। अमेरिका की अपनी पोजीशन इस वक्त कमजोर होती हुई सबको नजर आ रही है कि चाइना उभर रहा है और अमेरिका जो है वो ग्रेजुअली डिक्लाइन हो रहा है। उसने रीजन आपके ख्याल में क्या, जरा शॉर्टली मुझे नजीर साहब बताइएगा, जरा शॉर्टली जरा मुझे बताइएगा रीजन क्या है, क्योंकि वक्त की किल्लत है। मैं चाह रही थी कि शॉर्टली मैं जरा जानना चाह रही थी रीजन अगर आप बता दें तो मैं ब्रिगेडियर साहब के भी पॉइंट ले लूं, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। जी जी, मैं आपको वेनेजुएला का बड़ा सीधा सा बात है, वो चाइना को वहां से निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, ईरान को कंटेन करना चाह रहे हैं, और रशिया की जो लिमिटेड, और ईरान के अंदर उनका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जो कुछ बचा हुआ है न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर उसको डिस्ट्रॉय कर दें। इससे भी बड़ा असल बात है कि इजराइल का इस इलाके पे असर रसूख हो, जो कम हो चुका हुआ है पिछली जंग के बाद, और खासकर पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो एग्रीमेंट हुआ है, इसके बाद हालात बदल चुके हैं। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर साहब, सर 1999 के एहतजाज में उस वक्त भी कुछ कंडीशंस ऐसी थी, कुछ हालात ऐसे थे, कुछ अवामिल ऐसे थे जो आज भी हमें नजर आते हैं ईरान के अंदर, लेकिन 1979 के एहतजाज के अंदर, लेकिन इस वक्त आपको क्या लगता है कि ये जो मौजूदा रजीम है सरवाइव कर जाएगी ईरान में? जी, फिलहाल तो इन पर उमर खयाम की वो बात सादिक आती है जो उसने कहा था, दर के दरूं शुदम बरूं रफ्तम बास, जिस दरवाजे से मैं आया था अंदर उसी दरवाजे से मैं बाहर जा रहा हूँ। ये एजुटेशनल सियासत के साथ अंदर आए थे। जलूसबाजी, धरना और इंतशार बहुत ज्यादा था, यहाँ तक कि शाह को जाना पड़ा अपना मुल्क छोड़ के, हालांकि वहाँ शादी थी उस जमाने में। आज इनके खिलाफ भी जुलूस, इंतशार और हंगामे हैं, और लोग बाहर निकले हुए हैं और आगे लग रही हैं और एहतजाज जारी है। ऐसी सूरत में ही बैरूनी मुदाखलत होती है। जब आपके अवाम इस राह पे लग जाएं, इंतशार की राह पर, तो बैरूनी ताकतों को मौका मिलता है। अभी जो बड़ी ताकतें हैं वो फिलहाल मुदाखलत इसलिए नहीं कर रही कि वो चुप करके देखना चाहती हैं कि अमेरिका यहाँ आगे फंसे और फिर हम उसके साथ वही करें जो उसने रूस के साथ किया। फिलहाल रजीम चेंज होता आप नहीं देख रहे ब्रिगेडियर साहब, फिलहाल रजीम चेंज होता वहां पे नहीं देख रहे हैं, आपका पॉइंट ये है? नहीं, मैं देखता हूँ कि रजीम चेंज हो सकता है, रजीम चेंज हो सकता है। मैं हालात के मुताबिक रजीम चेंज होता आप देख रहे हैं। करने साहब लास्ट 30 सेकंड्स है जी, का मौका मिलेगा। ठीक ब्रिगेडियर साहब, आपका पॉइंट आ गया। लास्ट 30 सेकंड करने साहब शॉर्टली मुझे बताइएगा, रजीम चेंज होता देख रहे हैं आप? जी, मुझे तो ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। कोशिश पूरी है सबकी कि उस तरफ लेकर जाया जाए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा किसी भी तरीके से कि ईरान में जो इस वक्त रिजीम है वो किसी भी तौर पर कमजोर हो रही है। बहुत शुक्रिया जी, ठीक है जी सर, आपका पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया कर्नल रिटायर्ड अब्दुल बासित साहब, स्टूडियो में ज्वाइन करने के लिए नजीर हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड लियाकत अली तूर साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाजत, बशर्ते जिंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।